नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आज 5 सवाल आपसे डिस्कस करूंगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस के। लेकिन इन 5 सवालों के साथ साथ एक चीज ध्यान रखनी है, हर एक सवाल एक ऐसी थीम पे आधारित है जिसको आप प्रिपेयर कर लीजिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। खासतौर पर 2025 में जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट दे रहे हैं और आगे जो 26 में देने वाले हैं वो भी समझ जाएं कि कुछ थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं थीम्स बताना चाहता हूं, मेरा पर्पस ये है आज का वीडियो का मिशन। तो पहली जो थीम जो डिस्कस करेंगे या जिसके ऊपर क्वेश्चंस आधारित देखे गए हैं, क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट, इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जी हां दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तैयार करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं आपने कितने तैयार किए हैं। लेट अस सी हाउ मच हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट। पॉज द स्क्रीन, रीड द क्वेश्चन, अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड लेट्स सी हाउ मेनी यू स्कोर। क्वेश्चन पढ़ूं अब, देखो। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, 3 पेयर दिए गए हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ऊपर के दिए गए 3 पेयर में से कितने पेयर करेक्टली मैच किए गए हैं। पहला पेयर देखते हैं, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं भी समझदार हूं, मैंने यहां पे ईयर नहीं लिखा है ताकि आइडिया ना निकले आपको। माइनर एडजस्टमेंट्स टू द टेरिटरी ऑफ इंडियन यूनियन कॉन्सिक्वेंट टू एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। जी हां, ये जो स्टेटमेंट है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही डिफाइन करती है। क्यों? क्योंकि जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट की बेरूबरी यूनियन केस की जजमेंट के बाद आया था। वहां पे बताया गया था कि अगर आप देश के किसी भी हिस्से की टेरिटरी को दूसरे देश को सौंप रहे हो, दैट मींस देयर इज एनी ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी इन्वॉल्व्ड, then you have to amend the constitution and mention that संविधान को आर्टिकल 368 के अंडर चेंज करना होगा और बताना होगा कि ऐसा किया गया है। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसा ही हुआ था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था इमीडिएटली ऑल्दो, बट संविधान बदला जरूर था। अब ये जो 2 स्टेटमेंट है ये इंटरचेंज होनी चाहिए। दैट मीन्स ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है, that is incorporation of Goa, Daman and Diu as UT, that happened by the 12th constitutional amendment, whereas Dadra and Nagar Haveli was added by the 10th constitutional amendment. ये तीनों टेरिटरीज, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, पोर्टुगीज टेरिटरीज हुआ करती थी। सबसे पहले दादरा एंड नगर हवेली को भारत में ऐड किया गया बाय 10th अमेंडमेंट, फिर उसके बाद गोवा, दमन एंड दीव को ऐड किया गया। मेरा आपसे एडिशनल सवाल यह है कि गोवा को स्टेटहुड कौन से ईयर में मिलता है। आगे जाके गोवा स्टेट बनता है, राज्य बनता है, कौन से ईयर में बनता है। अच्छा, ये तो हो गए गलत, ये भी हो गए गलत। इसका मतलब ए, ओनली 1 पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ये थी पहली थीम। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अच्छे से तैयार करके जाओगे। दूसरी चीज जो है या दूसरी थीम है यूपीएससी के अदर एग्जाम्स। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स दैट यूपीएससी कंडक्ट्स अक्रॉस द ईयर। यूपीएससी का सीडीएस का पेपर होता है 2 बार, सीएपीएफ का होता है, जियो साइंटिस्ट का पेपर होता है। खास तौर पे पिछले 4 से 5 साल में उनमें जो सवाल पूछे गए हैं और मोर इंपॉर्टेंटली स्टैटिक और करंट अफेयर्स को दोनों को कंबाइन करके जिस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, दे आर ऑफ वेरी गुड लेवल। प्लीज रिवाइज देम वंस। और इसके लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं। यूपीएससी एनडीए में से पूछा गया 2024 का ये सवाल। बताइए, ये सवाल का ऑप्शंस थोड़े से आसान है, बट यूपीएससी विल नॉट आस्क, सीएसई प्री में ये इस तरीके से नहीं पूछेगा, बट इससे कम से कम आप स्कीम पढ़ जाओगे। स्कीम पढ़ लोगे तो जानकारी मिलेगी बेहतर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट उल्लास स्कीम इज नॉट करेक्ट। कितने लोगों ने स्क्रीन पॉज किया, उसको अटेम्प्ट किया और उसके बाद नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा सही से, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो गया? बताओ मुझे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच एम्स एट सिक्योरिंग चाइल्डहुड फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, नहीं, ये स्कीम टारगेट ही नहीं कर रही है चिल्ड्रन को। ये टारगेट कर रही है 15 साल से ऊपर व्यक्तियों को जो इलिटरेट हैं, यानी जो स्कूल नहीं गए या स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए। तो इसका मतलब है कि इसका टारगेट है ये सेकंड वाला, अलाइंड विद एनईपी विच एम्स एट एम्पावरिंग अडल्ट्स एज्ड 15 और अबव। ऑल्दो ये टेक्निकली गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि 15 ईयर वाले को हम एडल्ट नहीं बोलते हैं। हमारे यहां किसी भी कानून में देखा जाए तो एडल्ट बोला जाता है 18 से ऊपर, 18 से नीचे वाले व्यक्ति को चाइल्ड बोला जाता है, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लाइक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जहां पे कई बार हीनियस क्राइम या हीनियस ऑफेंस करने के लिए व्यक्ति 16 साल की उम्र में भी एज एन एडल्ट ट्राई किया जा सकता है। तो टेक्निकली बोला जाए तो ये स्टेटमेंट भी भाई साहब सही नहीं है, लेकिन चलो फिर भी एटलीस्ट ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही बात कर रही है। अब नॉट करेक्ट कौन सी है? पहली वाली, तो ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ए है। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। उल्लास क्योंकि एजुकेशन की स्कीम है
और मैंने अपने स्टूडेंट्स को काफी समय से बताया कि जब गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर करते हो तो प्रायोरिटी वाइज प्रिपेयर किया करो, है ना। ए से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से मत शुरू हो जाओ, है ना, ऐसा मत करो। विमेन, चिल्ड्रन, SC ST OBC, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, इन 5 सेक्टर्स की जो स्कीम है पहले वो रिवाइज करो, पहले उनको रटो अच्छे से, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो बाकी स्कीम्स पढ़ो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो उल्लास यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, इट इज कॉल्ड न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। एंड इसका मकसद ये है, एम ये है कि जो लोग 15 साल से ऊपर हैं और किसी वजह से फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए, उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन के फायदे पहुंचाना। और ये स्कीम जो है 2022 में लॉन्च हुई थी, 2027 तक चलेगी। एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ द स्कीम आर प्रोवाइडेड इन दिस PDF। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल इज व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ उल्लास। प्लीज आप ये ध्यान रखें कि UPSC प्रीलिम्स CSC में यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कंपोनेंट नहीं है उल्लास स्कीम का, विच ऑफ दीज 5 और 4 इज नॉट अ कंपोनेंट, है ना। तो ये सवाल पूछने के चांसेस बन सकते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पहला, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स और कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये 5 रट लीजिएगा और आराम से PDF पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स है इस स्कीम के, व्हाट आर द फीचर्स। Now the third question is from the third theme, and the third theme is the most asked theme, constitutional framework. UPSC प्रीलिम्स के 2013 से लेकर 23 तक या 24 तक, इनफैक्ट अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस। सेकंड नंबर पे कौन सी थीम है अभी आगे बताऊंगा, बट टॉप पे ये आता है, ठीक है। तो मोस्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हियर। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे फटाफट। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स? क्विकली टेल मी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्विकली टेल। सो द आंसर इज, जी हाँ, सी। देखो 15, 16, 19, 29, 30 आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू सिटीजंस ओनली। ये जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारे देश में कैटेगोरिकली सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को अवेलेबल है, हमारे देश के सिटीजंस को अवेलेबल है। 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल्स। अब इसका मतलब है कि आर्टिकल नंबर पता लगते ही हमें आंसर पता लग जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, available to foreigners? Yes. Right to profess, practice, propagate religion, article 25, available to foreigners? Yes. Equality before law, equal protection of law, available to foreigners? Yes. Prohibition on the grounds of, prohibition of discrimination, sorry, एक चीज रहेगी यहाँ पे, prohibition of discrimination on the grounds of caste, race, religion or sex. My bad, I am very sorry, है ना, prohibition of discrimination, ये आर्टिकल 15 है, ठीक है, आर्टिकल 15 है, माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15 होने की वजह से दिस इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स, इट इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजंस, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स UPSC प्रीलिम्स के लिए, स्टैटिक प्लस करंट, एंटायर कोर्स, एंटायर सिलेबस संभव 3.0 क्रैश कोर्स में मिल सकता है। बस इतना ही बोलना था। करंट अफेयर्स, अभी बोलोगे क्या सर, करंट अफेयर तो हमें भी पता है कि थीम होती है, ये कौन सी नई थीम बता दी? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भूल ना जाओ कि करंट अफेयर्स को डिराइव के थ्रू डिराइव होते हुए बेसिक चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब ये जो सवाल है ये करंट अफेयर्स का सवाल है, लेकिन आप लॉ कमीशन के बारे में इसी बहाने पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। I wanted to bring to your notice that the 23rd Law Commission has been constituted without appointing members. अपॉइंट नहीं किए गए हैं मेंबर्स, तो चेयरमैन और बाकी के मेंबर्स का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन यह बोल दिया गया है कि आगे जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा, 23rd लॉ कमीशन बनेगा, इसको 1 सितंबर 2024 से बनाया गया है, उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगी, व्हाट विल दैट लॉ कमीशन डू, ये पहले डिसाइड कर लिया गया है। व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर है इसका? भाई करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द ओनली पर्पस इज वन ऑफ I wanted you to think that whether law commission will be given such a term of reference. The answer is yes. Only if you had read the term of reference, then you could have guessed. Otherwise, it is difficult to guess. ये guess करना मुश्किल है कि आपने क्या law commission को ये काम दिया होगा कि वो impact of globalization on food security इसको analyze करें,
एग्जामिन करे और उसके बाद मेजर्स रिकमेंड करे ताकि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट किया जा सके. दिस डज नॉट सीम टू बी द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, बट इट हैज बीन गिवन टू लॉ कमीशन. उसको ये काम दिया गया है. तो अंततः ये समझना जरूरी है कि लॉ कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. क्या लॉ कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? कमेंट्स में मुझे बताओ. Is Law Commission a statutory body? Yes or no? But it is created every year, every 3 years, and it is created by the Ministry of Law and Justice, and it is given certain terms of reference. These are the terms of reference. अभी terms of reference देख रहे हो? Examine existing laws in relation to DPSP and how to align with the DPSP. अभी के कानून है, क्या वो डीपीएसपी को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस है. एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फूड सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट, ये भी इसका रेफरेंस है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है. मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड, यस. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पढ़ लेना, हो सकता है सवाल पूछा जाए. थीम नंबर 5, सेकेंड मोस्ट रिपीटेड थीम इन यूपीएससी प्रीलिम्स इज यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर. यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर में से हर साल सवाल आता है. मैंने आपसे यहां पे आर्टिकल के बारे में पूछा. क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट 3 आर्टिकल्स दैट रिलेट टू द पार्लियामेंट एंड इट्स फंक्शन. क्विकली पॉज द स्क्रीन, लुक एट द ऑप्शंस, टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज पहली स्टेटमेंट. पहली स्टेटमेंट में एक फ्लॉ है. क्या? वहां पे जो एज लिमिट बताई गई है वो गलत है ना. पहली स्टेटमेंट में एक फ्लॉ. अब देखो, इन स्टेटमेंट्स को सही या गलत बताने के लिए आपको 2 लेवल की नॉलेज चाहिए. फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज इज दैट आपको ये पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल सच में ये लिखता है या नहीं लिखता है, और फिर उसके बाद ये पता होना चाहिए कि जो मैंने इसके अंदर लिखा है वो सही है या नहीं. बिकॉज नाउअडेज 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं. 3 कॉलम्स को मैच करने के लिए आपको कई बार बोला जाता है. Many times this question have been asked, not many times, in the 2024 prelims exam this question has been asked. So you may be asked to check 2 levels of your knowledge in one question. 2 levels of knowledge से क्या मतलब है कि आपको ये पता है कि आर्टिकल 84 क्या कहता है, आर्टिकल 110 क्या कहता है और आर्टिकल 116 क्या कहता है. एक तो ये पता हो, और दूसरा जब पता है उसकी कंटेंट्स भी सही पता है या नहीं पता है. दैट मीन्स उसका सिर्फ टॉपिक पता है या अंडर कंटेंट भी पता है. दैट मीन्स अगर आपको पता है कि आर्टिकल 84 ऐसा कर रहा है, आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन में 30 इयर्स बोल रहा है लेकिन सिर्फ राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 साल बोल रहा है, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत हो गई. इसलिए आपके लिए क्वेश्चन आसान बन सकता है इफ यू रीड इट properly. But what if the options are not like this? What if the options are 1 only, 2 only, 3 only, ऐसे. So please always when you attempt prelims question, जब भी mock test भी दे रहे हो, एलिमिनेशन मेथड पे तब जाना जब पेपर देने जाने वाले होंगे. मतलब इन द मंथ ऑफ मे और अप्रैल व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, प्लीज गो टू एलिमिनेशन मेथड देन. डोंट स्टार्ट नाउ. अभी से अपने मार्क्स इंप्रूव करने के ऊपर फोकस करने के चक्कर में अगर आप एलिमिनेशन से आंसर्स निकाल लेते हो और पेपर ऐसा आ जाता है जिसमें एलिमिनेशन नहीं हो पाती है, तो फिर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हर्ट हो जाती है. इसीलिए अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, व्हेनेवर यू आर गिविंग एनी मॉक टेस्ट, एनी सेक्शनल टेस्ट, कोई भी टेस्ट दे रहे हो, हमेशा आप ये सोच के चलो कि मुझे सही आंसर ढूंढना है, ना कि इनमें से सही ऑप्शन निकालना है. देन यू विल इंक्रीज द रेंज ऑफ लर्निंग. फिर आपका जो डोमेन ऑफ लर्निंग है वो इंप्रूव होगा. तो बाकी तो आपको पता ही है, 110 में मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है, बिल्कुल सही है. 116 पार्लियामेंट को बोल सकता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो कुछ समय में के लिए पैसा निकाल सकता है, जिसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं. वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, और वोट ऑन अकाउंट हमारे संविधान में अलाउड होता है, हमारे संविधान में अलाउड होता है. ठीक है. So vote of credit, exceptional grant, vote on account can exceed. ठीक है, ये exceed हो सकता है. ठीक है, आपको स्लाइड भी दिखा देता हूं. ठीक है, तो make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for part of any financial year pending the completion of procedure prescribed for voting of such grant. इसका मतलब जब आप बजट में पैसे मांगते थे पहले,
तब आपका बजट पास होते होते 31 मार्च निकल जाता था। क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बजट अप्लाई होना शुरू हो जाता है और बजट पास नहीं होता था, इसलिए बिफोर पासिंग द एंटायर बजट यू यूज्ड टू वोट ऑन अकाउंट। यही चीज यहां पे बताई गई एंड इट इज देयर इन आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। प्लीज कीप रिवाइजिंग।